नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व में हमने इकोनॉमिक्स को सिलेबस को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी और उसमें बेसिकली हमने यूनिट जो फर्स्ट थी, खासकर आप देखोगे जो हमारा इकोनॉमिक्स का 150 नंबर का पोर्शन था, पेपर थर्ड का जो पार्ट ए था, उसमें यूनिट फर्स्ट को हमने डिस्कस किया था। भाई सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। आज हम शेष जो यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ है और यूनिट फिफ्थ है, इसमें देखेंगे हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। आपको पता है वैसे बेसिकली जो एमपीपीएससी का सिलेबस डिज़ाइन हुआ है 2024 के लिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कठिनतम कोई चीज़ है। हाँ, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो अपने समझ में ना आए। फिर भी इसी तारतम्य में हम लोग जो आज उपस्थित हुए हैं, हमारा पूरा का पूरा मंतव्य बात यही है कि यूनिट सेकंड को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और जितना भी सिलेबस हमारा पूरा बचा हुआ था शेष, उसको पूरे को अच्छे से देखेंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ लिखने के साथ। यूनिट सेकंड, अगर यूनिट सेकंड पे नाम पर जाऊं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसका नाम है यूनिट सेकंड का कराधान, ठीक है, और नीति। कराधान और नीति परिदृश्य की चर्चा होनी है। कराधान का मतलब टैक्सेशन ना, टैक्सेशन, ये टैक्स वाला पूरा चैप्टर रहेगा, है ना। टैक्सेशन, इसमें पूरा आपका अच्छी कर की विशेषताएं, कर क्या होते हैं और वैट क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है ना। तो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे आपका कर प्रणाली की विशेषता हो या फिर जीएसटी हो, है ना। तो कराधान से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आएगी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरकार का आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा, है ना। सरकार कितना कमा रही है, सरकार कौन कौन से सेक्टर में कितना खर्च कर रही है, सरकार की आगामी योजना क्या है ना। हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है ना। तो इसमें हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसमें तुरंत हम लोग इसमें फिस्कल डेफिसिट भी इसी में पढ़ेंगे, है ना। फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें पढ़ लेंगे इसका प्रबंधन, घाटे का प्रबंधन कैसे होगा। भाई यदि हमारे यहाँ राजकोषीय घाटा हो रहा है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन सी नीतियाँ, कौन सी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिससे कि हमारा जो राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है ना। इस बार बजट आया है ना, उसमें अपने देखा ही सरकार ने जो अनुमान लगाया काफ़ी बड़ा है। तो इस प्रकार से जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति में कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं, राजकोषीय नीति ये पुरानी टॉपिक है, इसमें नया नहीं है। 20 वाले सिलेबस में भी यही था। राजकोषीय नीति के साधन कौन से हैं, राजकोषीय घाटा क्या है ना, घाटे के प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जाए, नीतियाँ क्या हैं, सरकार कौन कौन सी पॉलिसी ला रही है, सरकार को कौन कौन से सेक्टर में कम खर्च करने की जरूरत है, रेवड़ी कल्चर क्या है, रेवड़ी कल्चर किस प्रकार से हमारे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन लोग, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मौद्रिक नीति। ये तो आपको पता ही है, मौद्रिक नीति पढ़ाई हुआ टॉपिक है ना। मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के प्रकार, है ना, 2 प्रकार के होते हैं, पता ही है। तो मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के प्रकार पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति घटक पढ़ेंगे, CRR पढ़ेंगे, है ना, और रेपो रेट पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, है ना। और इसके अलावा हम लोग SLR भी पढ़ेंगे, इसी में बैंक रेट पढ़ेंगे। जितने भी मौद्रिक नीति के साधन हैं, है ना, चाहे वो कार्यवाही वाले साधन हो या फिर जो नियंत्रण मात्रात्मक हो या गुणात्मक हो, कोई भी हो साधन, आप लोग इसको पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट कब आया, है ना, इसमें कौन कौन सी बातें रखी जाती हैं, तैयार कौन करता है, वगैरह वगैरह अपन लोग इसमें सब पढ़ लेंगे। इसके अलावा भारत में वित्तीय समय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वित्तीय समावेशन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टॉपिक है, वित्तीय समावेशन का टॉपिक है। आप साल दर साल आप एमपीपीएससी के मेंस के पेपर निकालिए, अगर इकोनॉमिक्स है तो वहाँ पे वित्तीय समावेशन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आई है। वित्तीय समावेशन क्या है ना। सरकार ने वित्तीय समावेशन से जोड़ने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है सरकार, वित्तीय समावेशन के घटक कौन कौन से होते हैं, वित्तीय समावेशन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, और हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि वित्तीय समावेशन, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हों, चाहे सुदूर ग्राम में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, वित्तीय समावेशन से आसानी से जोड़े जा सकें। ये सारी चीज़ें हम लोग वित्तीय समावेशन के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन ऐसा नया टॉपिक नहीं है, पुराना ही टॉपिक है, उसको थोड़ा सा और कह सकते हैं अपन लोग नए तरीके से अपन लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था के ऐसे टूल्स देखेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, इसके साधन कौन कौन से हो सकते हैं ना।
और इकोनॉमिक्स में नगद लेन देन का क्या प्रभाव होगा, है ना, नगद लेन देन इसमें रखा है। इसके अलावा इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन भी देख लेंगे अपन लोग, है ना, नगद लेन देन तो रखा ही है, इसके अलावा कैशलेस ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, इसको लिखते चले आप चाहें तो, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अपन देखेंगे, इसके अलावा आप देखोगे कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा, भाई खाद्य सुरक्षा पुराना टॉपिक है, ये 20 वाले में भी था खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा नीति क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा नीति क्या है ना। और इसी में हम एक एक्ट पढ़ेंगे, NFSA एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब आया था ये, 2013 वाला। तो NFSA एक्ट जो आया था कांग्रेस के इस टाइम पे, तो कांग्रेस द्वारा लाया गया जो NFSA एक्ट है वो देखेंगे। अब खाद्य सुरक्षा नीति में हम लोग देखेंगे खाद्य सुरक्षा की, इसमें ऐसा कह सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS प्रणाली देखेंगे। कौन कौन से PDS प्रणाली में हम लोग देखेंगे 3 प्रकार से देखेंगे हम लोग इसमें भाई, है ना, यहाँ पे BPL है ना, APL और इसके अलावा AAY, ये सारी चीज़ें जो है AAY, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसी में, कैसे कैसे ये योजना लाई गई। ठीक है, लोक वितरण प्रणाली की समस्याएं क्या हैं, है ना, सरकार प्रयास क्या कर रही है ना, सरकार प्रयास क्या कर रही, समस्याएं क्या हैं, सरकार प्रयास क्या कर रही है ना, सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, है ना, और आप सुझाव क्या दे सकते हैं। क्योंकि PDS आपको पता है ग्रामीण स्तर पर लोगों को डायरेक्ट रूप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए सबसे बढ़िया मीडियम PDS है भाई। लोक वितरण प्रणाली में आपको पता है BPL के माध्यम से सबको राशन मिलता है, लेकिन राशन में लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने ग्राम स्तर पर देखा होगा कि राशन वितरण में बहुत सारी अनियमितताएं देखी जाती हैं, जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक। तो इसमें यही है कि आप ऐसे कौन से सुझाव देंगे जिससे कि जो ये आपका PDS में लीकेज की संभावनाएं जो बन रही हैं वो किस प्रकार से आप उससे निपट सकते हैं। तो आपके सुझाव क्या होंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी सरकार ने एक मुहिम चलाई है डिजिटल बायोमेट्रिक। सरकार डायरेक्ट रूप से क्या करती है, अब जो राशन या उचित मूल्य की दुकान पर राशन प्राप्त करता है उनका बायोमेट्रिक करवाती है, बायोमेट्रिक के माध्यम से देती है। और अब हम लोगों का राशन कार्ड क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। अब आप व्यक्ति कहीं भी माइग्रेट होकर के जाता है तो वो अपने राशन कार्ड का उपयोग करके कहीं से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारे सरकार ने भी प्रयास किए हैं, तो वो भी आप पॉइंट सुझाव बता सकते हैं। उसके अलावा आप और उसमें क्या देखते हैं कि आपकी नज़र से और क्या बेहतर हो सकता है, तो आप वो बता सकते हैं उसमें। इसके बाद चलते बेटा अपन आगे तरफ, तो लोक वितरण प्रणाली हो गया। इसके बाद आते हैं बेटा आगे की तरफ। देखो आगे की तरफ हमें क्या मिलता है, बस उसको मिटा देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है गरीबी। वही पुराना भाई, गरीबी, ठीक है ना। गरीबी, तो गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार, है ना, गरीबी के कारण, है ना, गरीब समाधान के उपाय, समाधान के उपाय, सुझाव बता दो उसके, सरकारी प्रयास बता दो। सरकारी प्रयास वही स्टार्ट करना है अपन को 1979 से, ड्वाकरा योजना से स्टार्ट करना है, काम के बदले अनाज योजना से 1980 से जितनी भी योजनाएं 2024 तक 2023 तक सरकार द्वारा लाई गई हैं वो सब अपन काय में डाल देंगे, सरकारी प्रयास में डाल देंगे। तो देखना याद में गरीबी में गरीबी पढ़ना, गरीबी क्या होती है, गरीबी के प्रकार पढ़े होगा ना, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। इसके अलावा गरीबी के कारण कौन कौन से हैं, है ना, गरीबी के समाधान के लिए कौन कौन से उपाय किए सकते हैं, है ना। दो प्रकार से सामान्य प्रयास हो सकते हैं और एक हो सकता है संस्थागत प्रयास। इसके अलावा सुझाव दे देंगे भाई, इसके लिए आप कौन कौन से सुझाव अपेक्षित हैं आपके द्वारा वो आप बता देना। इसके बाद सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है वो अपन बता देंगे, गरीबी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा चलेंगे बेरोजगारी, सेम पैटर्न पढ़ना भाई। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, है ना, समाधान के उपाय, समाधान के उपाय, सुझाव, सरकार क्या कर रही है, सरकार के प्रयास क्या है ना। तो सरकार के प्रयास भी हम लोग इसमें देख लेंगे। इस प्रकार से अपन गरीबी से, बेरोजगारी से हम लोग सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो गरीबी बेरोजगारी वही पुराने टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा जोड़ने की जरूरत है। पर हाँ, थोड़ा सा योजनाएं वगैरह, डेटा वगैरह अपन को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे गरीबी के नए आंकड़े आएंगे तो वो रखना पड़ेगा, है ना। गरीबी की अगर कोई समिति हाल फिलहाल में बनी है, कोई संसद में कोई कमेटी का निर्माण हो तो अपन बता देंगे अपन, है ना। तो गरीबी के प्रकार, गरीबी से संबंधित जितनी भी समितियां बनी वो बता देंगे, कारण बता देंगे, समाधान बता देंगे, सुझाव बता देंगे, सरकारी प्रयास बता देंगे। बेरोजगारी में अपन को वही करना, बेरोजगारी क्या है, वर्तमान में बेरोजगारी की दर कितनी है, बजट में कितनी आंकी गई है ना। और सब बेरोजगारी से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में, कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, तो भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों की माने तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ जॉबलेस हो रही है। तो आप ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि रोजगार विहीन
समृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, इसके समाधान के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इससे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसको देख लेंगे अपन जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे अच्छे से। तो खाद्य सुरक्षा के बाद भाई आता है भारत का विदेशी व्यापार, है ना। फॉरेन ट्रेड कितना है हमारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक दे रखे हैं हमने, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें विदेशी व्यापार, बहुत प्यारा शानदार टॉपिक है ये, ठीक है। तो भारत का विदेशी व्यापार, मुझे लग रहा है इसमें अंक कम है। भारत का विदेशी व्यापार, अब विदेशी व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड। जब फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे तो फॉरेन ट्रेड में सबसे पहले तो पॉलिसी पढ़नी है अपन को, फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी कौन सी है। पॉलिसी के बाद देखेंगे हम लोग, अच्छा विदेशी व्यापार करने के लिए हम लोग बहुत सारे ट्रीटी साइन कर रहे हैं, मतलब विदेशी व्यापार समझौते कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, विदेशी व्यापार समझौते कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो नाम सुना आपने, सेपा का नाम सुना बेटा, बिल्कुल सुना है आपने, बोले सर बिल्कुल सुना है। एक्टा का नाम सुना है आपने, एक्टा का नाम सुना, बिल्कुल सुना है सर, है ना। इसको बोलते हैं बायलैटरल फॉरेन ट्रेड समझौते। जैसे अभी अपना चला कि अपन लोगों का अभी यूके के साथ चल रहा है कि भाई यूके के साथ हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से ही हम लोग एक समझौता साइन कर लेंगे ताकि यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज हो सके, जिसमें इंडियन के जो माइग्रेट लेबर ही कहेंगे, माइग्रेट लेबर ना कहेंगे, माइग्रेट वर्कर कह दो, तो इंडिया के जो माइग्रेट वर्कर हैं जो यूके में रहते हैं ना, टेक कंपनियों में काम करते हैं, उनको उनके लिए और वीज़ा पाने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो है ना, विदेशी व्यापार नीति में मेरे याद रखना, विदेशी व्यापार नीति में हम लोग को पढ़ना क्या है। विदेशी व्यापार नीति में हम लोग पढ़ेंगे नीति क्या है, विदेशी व्यापार समझौते क्या होते हैं, ठीक है, कौन किसके साथ समझौते सरकार ने कर रखे हैं, सरकार कहाँ कहाँ देख रही है, ठीक है। तो इसके अलावा विदेशी व्यापार का मूल्य कितना है भाई, इसमें डेटा, थोड़ा डेटा का खेल है बेटा। इसमें सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ हो रहा है, चाइना के साथ कितना हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर में हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसके साथ रशिया के साथ अभी तो हाल फिलहाल बढ़ा है ना। इसके साथ मैं मोस्ट प्रोबेबली ये यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आसियान पढ़ेंगे, आसियान के साथ हम लोगों का ट्रेड बढ़िया चल रहा है ना। तो जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं, रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है, यूएई के साथ जो ट्रेड हो रहा है, चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा है, यूएसए के साथ जो ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, और मूल्य वाली चीज़ों में देखेंगे कि भाई आखिर है क्या ये, ठीक है। इसके अलावा चलेंगे हम संरचना, विदेशी व्यापार की संरचना, आखिर स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। इसके अलावा देखेंगे हम लोग संरचना के बाद दिशा, कौन कौन सी दिशा में हमारा विदेशी व्यापार भाग रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे हम लोगों को फ़ायदे से दिशा में। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है चाइना के साथ। आपको पता है चाइना के साथ हम लोगों का ट्रेड हो गया करीब 125 बिलियन से भी और अधिक का, 125 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब उसमें ये देखना है कि भाई हम लोग फ़ायदा कितना हो रहा है, घाटा कितना हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 110 बिलियन डॉलर की चीज़ें खरीद रहे हैं और 20 से 25 डॉलर की चीज़ हम लोग उन्हें बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि चाइना के साथ जो हम लोगों का जो बैलेंस ट्रेड है वो काफ़ी इम्बैलेंस है, काफ़ी असंतुलन है। तो व्यापार असंतुलन की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। चाइना पर निर्भरता हम लोगों की बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम बोल भी रहे हैं कि भाई चाइना के साथ हमको थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइज कम करना है, चाइना पर हम निर्भरता कम करना है, लेकिन आए साल दर साल हम लोगों का चाइना के साथ ट्रेड बढ़ता जा रहा है। लेकिन ट्रेड बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड बढ़ने के साथ आप देखो कि हम लोग उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। चाइना के साथ हम लोग का इम्पोर्ट बढ़ रहा है, मतलब हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं वहाँ से, ना कि उनको कुछ बेच रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत वाली। तो विदेशी व्यापार नीतियों में बढ़िया चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसका। इसके बाद निर्यात प्रोत्साहन। अब निर्यात भाई देखो, निर्यात अपने आप में देखो, निर्यात होगा इसका मतलब हम लोगों को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। इसका मतलब हमारा रुपया मजबूत होगा, है ना, देश की क्रेडिट बढ़ेगी, देश की जो वित्तीय और साख है उसमें वृद्धि होगी, रुपया मजबूत होगा। इसलिए निर्यात बहुत ज़रूरी है। तो आखिर निर्यात प्रोत्साहन क्या है ये पढ़ेंगे। निर्यात प्रोत्साहन की नीति क्या है ना, सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है ना। सरकार के द्वारा आपको पता होगा कि EPZ, SEZ, है ना। तो आपने देखा होगा EPZ और SEZ वगैरह सरकार ने स्थापित करे हैं, तो इनका क्या रोल है इसमें, तो वो देखेंगे अपन लोग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आयात प्रतिस्थापन, एक टॉपिक आएगा आयात प्रतिस्थापन, है ना। तो ये आयात प्रतिस्थापन भी देखेंगे, कैसे घटाएंगे हम लोग आयात को, उसमें नीतियाँ क्या होंगी। इसके अलावा देखेंगे विदेशी पूंजी, हम लोग देखेंगे कि विदेशी पूंजी आखिर क्या है ना। विदेशी पूंजी क्या है, विदेशी पूंजी किसी भी राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, तो विदेशी पूंजी से संबंधित ये चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। विदेशी पूंजी हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है,
विदेशी पूंजी इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं निवेश। भाई भाई जो हम लोग विदेशी निवेश आता है तो निवेश आता तो विदेशी पूंजी ही तो आती है हम लोगों के पास। जो भी निवेश हम लोगों के पास अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल निवेश आता तो विदेशी पूंजी है। तो आखिर वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, हमारी कंपनीज में जो निवेश कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रही हैं, किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिला रही हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ उच्च क्वालिटी के हाई क्वालिटी के प्रोडक्टिव मटेरियल उत्पादित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे विदेशी पूंजी में। तो विदेशी पूंजी भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पूंजी निर्माण भी देख लेंगे वहीं पे, क्योंकि पूंजी लिखा तो नहीं डायरेक्टली। इसके अलावा आता है वित्तीय संस्थाएं। भाई पुराना ही टॉपिक उन्होंने रख दिया है, वित्तीय संस्थाएं। ये इसमें समझदारी का काम दिखाना। वित्तीय संस्थाएं जो रखी हैं पुरानी ही हैं, है ना। फिर उसमें थोड़ा डाटा अपडेट करना पड़ेगा भाई अपन को। IMF रखा हुआ है इसमें, है ना, और WB रखा हुआ है इसमें। इसके अलावा आप देखोगे इसमें ADB भी रखा हुआ है ना। ADB के अलावा इसमें WTO रखा हुआ है। तो IMF, WB, ADB, WTO, है ना, 4 संस्थाएं रखी हुई हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अपन लोगों के पास जितनी भी संस्थाएं पुरानी तो वही रिवाइज करेंगे। हाँ, अब चूंकि साल बदलते हैं और देखो ADB के साथ हम लोगों का जो ऋण है, या हम लोग ADB जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चला रहा है उनमें वृद्धि होती है, कमी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत और ADB के संबंध देखेंगे तो उसमें नवीन अपन लोग पॉइंट डालेंगे कि भाई कौन कौन सी नई चीज़ें हम लोगों ने कौन कौन सी ADB के साथ उन्नति करके हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहा है ADB। तो ADB के साथ हम लोग क्या करना है, वहाँ पे नया कंटेंट डालना। नया कंटेंट में हम लोग कि ADB हमारे भारत में विकास के लिए कौन कौन सी योजना चला रहा है। WTO के साथ भी यही करना है। WB का जब पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, तो उसके साथ भारत के क्या संबंध रहे हैं, पूर्ववर्ती क्या रहे हैं, है ना, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, और कौन कौन से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट WB कर रहा है, WB हमारे यहाँ कौन कौन सी योजना में पैसा लगा रहा है। यही IMF, हालांकि IMF के साथ तो बहुत ज़्यादा खास टाइज नहीं रहे, क्योंकि IMF बेसिकली क्या करता है, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कर्ज उपलब्ध कराता है ताकि वो किसी प्रकार से बेल आउट हो सके। IMF का मुख्य काम क्या है, जो अस्थिर हो चुकी अर्थव्यवस्था है विश्व की उनको स्टेबल बनाना। उसके लिए क्या करता है, उनको बेल आउट करने के लिए पैकेज देता है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान लिख लो, 30 से 40 बार जा चुका है IMF बेल आउट पैकेज में, ठीक है। तो समझेंगे इसको। इसके बाद चलते हैं यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 2 में ज़्यादा कुछ नहीं था, यूनिट 3 चलते हैं, ठीक है। पुराना ही था, इसमें 2-3 टॉपिक ही मुझे ऐसे लगे हैं जो नए हैं, बाकी सब पुराना ही है इसमें, ठीक है। यूनिट 3 है, बेसिकली इसमें MP बोला है, इसमें MP का इकोनॉमिक्स ही है। इसको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ेंगे भाई, है ना। तो यूनिट 3, चलो यूनिट 3 में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यूनिट 3 इसमें तो क्या है, इसमें MP's इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है इसमें, ठीक है। बट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं बाकायदा इसमें। देखो इसमें सीधे सीधे दे रखा है MP's GDP, पहली बात तो, है ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसके अलावा PCI में पर कैपिटा इनकम में वृद्धि कैसे होगी, तो PCI में वृद्धि कैसे हुई ये देखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण, ये प्री में भी था भाई, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये टॉपिक अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पिलर कौन कौन से हैं, सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ लाई हैं, सरकार ने इस दिशा में कौन कौन से प्रावधान करे हैं, वो अपन लोग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश टॉपिक पर देख लेंगे। तो MP की GDP देखेंगे, GDP के आंकड़े। अच्छा GDP देखने के बाद, देखने में बड़ा छोटा शब्द लग रहा है, लेकिन GDP जब देखेंगे तो उसके पूरे सेक्टर देखेंगे भाई, कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है, टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना है, तीनों सेक्टर देखेंगे। आपको पता है हम लोगों के यहाँ हावी कौन है, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। बेसिकली MP की इकोनॉमी कैसी है, MP's इकोनॉमी, MP की जो इकोनॉमी है वो एग्रेनियन इकोनॉमी है। हम लोगों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है ना। 49% जो GDP का भाग है वो कौन निर्मित कर रहा है, एग्रीकल्चर निर्मित कर रहा है। एक बात यहाँ पर एकदम स्पष्ट है, याद रखना कि जो GDP है, तो GDP में MP की GDP देखेंगे तो उसके सेक्टर भी देखेंगे बेटा, और इसमें ये भी देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र कितनी भूमिका निभा रहा है, क्या योगदान है ना। गवर्नमेंट कौन कौन से प्रयास इस दिशा में कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। MP की GDP पर कैपिटा इनकम देखिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, अगर हो रही है तो उसके इंडिकेशन क्या है वो देखेंगे, है ना, डेटास देखेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इसमें देख लेंगे, क्लियर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग MP की इकोनॉमी में, वो आएगा आपका ODOP प्रोग्राम। एकदम सिंपल सा है, एक जला एक उत्पाद। देखो ODOP प्रोग्राम ये प्री में भी था, मेंस में भी था, कॉमन टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर ODOP से क्वेश्चन कैसे बने। ODOP बेसिकली क्या है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भाग है एक। कैसी अर्थव्यवस्था का भाग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बने ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है,
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डायमेंशंस क्या हैं, तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डायमेंशन आता है ओडीओपी, है ना। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं सभी को कहीं ना किसी प्रोडक्ट को लेकर के ओडीओपी दिया गया है। ओडीओपी का एक ही रीज़न है कि ओडीओपी में जो एमपी के लोकल प्रोडक्ट है, याद रखना अपन लोगों ने नकल करी है बेटा, अपन लोगों का मूल रूप से ओडीओपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ओडीओपी का कॉन्सेप्ट है यूपी गवर्नमेंट का था, यूपी गवर्नमेंट से अपन लोग प्रभावित हुए और अपन ने भी यहाँ पे ओडीओपी अपनाया। प्रत्येक जिला देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है ही है, चाहे आप कोई भी जिला उठा लो, चाहे आप इंदौर से उठा लो, चाहे जबलपुर से लेकर के कोई जिला उठा लो, कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जो उस जिले को खास बनाती है। तो उस जिले में उत्पादित होने वाली वह खास चीज़ उसको एकदम आर्थिक दृष्टि से इम्प्रूव करने के लिए या इकोनॉमी में उसको अमल में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको थोड़ा सा उसका महिमा मंडन किया है, उसे ग्लोबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, उसे ओडीओपी एक स्कीम लाए हैं जिसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट को हम लोग काफ़ी वरीयता दे रहे हैं ताकि हम लोगों के प्रोडक्ट भी जा करके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना सकें। तो ये ओडीओपी, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ओडीओपी पढ़ेंगे, ओडीओपी क्या है ना। ओडीओपी का लाने के कारण क्या है ना, लाने के कारण क्या है ना, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। सरकार इस दिशा में और अच्छा क्या कर सकती है, जब और अच्छा की बात आएगी तो हम लोग सुझाव की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बात तो ये हो गई। इसके बाद चलते हैं भाई हम प्रमुख फसलें, एमपी की फसलें भाई। यहाँ पे ये तो आपका एमपी की फसलें, तो एमपी की फसलें आपको पता ही है, दलहन तिलहन, है ना, दलहन तिलहन खाद्यान्न फसलें जो भी होती है वो पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। फसल पैटर्न, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, फसल पैटर्न। ये पहले भी था। भूजोत, भाई भूजोत का आकार क्या है, कितने क्षेत्र में हम लोग जुताई बुआई हो रही है, कितने लोगों में औसत ज़मीन उपलब्धता कितनी है ना। फसल पैटर्न, हम लोग फसलों का बोने का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमपी का ये हो गया क्रॉपिंग वाला चैप्टर। इसके बाद खाद्य सुरक्षा, देखो भाई यहाँ पर भी आ गया, वहाँ पे भी आ गया, खाद्य सुरक्षा दो जगह आ गया, कॉमन टॉपिक हो गया भाई ये। तो एमपी में करना है, देखो खाद्य सुरक्षा कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं बदलेगा, बस इसमें होगा क्या कि एमपी के आंकड़े जुड़ जाएंगे। इसमें खाद्य सुरक्षा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एमपी के आंकड़े जुड़ जाएंगे। अब एमपी के आंकड़े खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाएंगे, है ना। और वितरण प्रणाली, हाँ वितरण प्रणाली मतलब खाद्य सुरक्षा है, इसके पीछे प्रत्येक ग्राम एवं शहरी स्तर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों में न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम लाई। अब प्रोग्राम लाई तो लोग खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, तो उसके पीछे कोई एजेंसी होगी, तो इसके लिए पूरी वितरण का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है पीडीएस। तो ये वितरण प्रणाली शॉर्टकट में है, पीडीएस को उन्होंने वितरण प्रणाली लिख दिया है, पर बात वही है। तो वितरण प्रणाली भी हम लोग पढ़ेंगे। भंडारण मोस्ट इंपॉर्टेंट, भंडारण एक क्वेश्चन आया था, भंडारण मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है इसके लिए, मतलब जो स्टोरेज होता है, क्योंकि आपको पता है खाद्यान्न चाहे अनाज हो, दलहन तिलहन कुछ भी हो, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं कि यदि हम इनको समुचित ढंग से इनका देख रेख ना करें तो एक निश्चित समयावधि में समाप्ति हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, हम लोग को भंडारण बनाना पड़ेंगे। तो भंडारण से संबंधित क्या कि भंडारण का खाद्य सुरक्षा में योगदान क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, है ना, इसकी और बेहतर योजना क्या हो सकती है, मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में क्या काम कर सकती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भंडारण की दिशा में कौन कौन से काम करे जा रहे हैं, है ना, निजी स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, भंडारण वाले टॉपिक में देखेंगे। तो भंडारण का मतलब यही है, खाद्य सुरक्षा को भंडारित करने से, मतलब जो हमारे यहाँ अनाज है, दलहन है, तिलहन है इत्यादि, इनको स्टोर करने से इसका मतलब है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उद्यानिकी, भाई ये आ गया तुम्हारा बढ़िया सा टॉपिक, उद्यानिकी, ठीक है। उद्यानिकी लिखा तो उद्यानिकी है, ऐसे बागवानी भी कई लोग बोल देते हैं, हॉर्टिकल्चर, है ना, बागवानी। तो बागवानी में देखो आता क्या है, बागवानी का देखो इसमें आएगा पुष्प विज्ञान पढ़ेंगे, है ना, पुष्प विज्ञान। इसमें आएगा सब्जी विज्ञान भी इसमें पढ़ लेंगे, सब्जी विज्ञान, पुष्प विज्ञान, सब्जी विज्ञान उद्यानिकी में, ठीक है। तो पुष्प विज्ञान, सब्जी विज्ञान, ये सब हम लोग उद्यानिकी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। फल विज्ञान, है ना, याद रखना, और एग्रीकल्चर, और इसके अलावा फल विज्ञान, पोमोलॉजी, और इसके अलावा पुष्प विज्ञान, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, उद्यानिकी के। अब पुष्प विज्ञान में मतलब पुष्प विज्ञान में पढ़ेंगे कि उद्यानिकी क्या है, उद्यानिकी की समस्याएं क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, उद्यानिकी के लाभ क्या है ना, उद्यानिकी किस प्रकार से एग्रीकल्चर फील्ड का अल्टरनेटिव हो सकता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। क्योंकि उद्यानिकी ऐसा है कि कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। जैसे आपकी कोई बेकार पड़ी भूमि है, अब आपको बागवानी कर रहे हैं, आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे फल लगा दीजिए, फलों के पौधे लगा दीजिए, बढ़िया फल बेचोगे आप,
वहीं पे आप सजावटी फूल लगा दीजिए, पुष्प की बिक्री होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, और ज़्यादा खाली पड़ी जमीन तो सब्जी लगा दीजिए, सब्जी की बिक्री होगी। तो बेसिकली जो बंजर पड़ी हुई भूमि है या बेकार पड़ी हुई लैंड है, उसका यूटिलाइजेशन के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि उस ज़मीन को काय में कन्वर्ट कर दिया जाए, उद्यानिकी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस बात को बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो उद्यानिकी देखेंगे, पुष्प विज्ञान क्या है, पुष्प विज्ञान के लाभ क्या हैं, पुष्प विज्ञान की समस्याएं क्या हैं, पुष्प विज्ञान के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे। सब्जी विज्ञान क्या है, सब्जी विज्ञान के लाभ क्या है, सब्जी विज्ञान किस प्रकार से कृषि को और उन्नत कर सकता है, इसमें समस्याएं कौन है, सरकार इसमें कौन प्रयास कर रही है, और एमपी का डेटा पढ़ेंगे। इसके अलावा फल विज्ञान, सेम चीज़ फल विज्ञान के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन लोग, चलते हैं आगे। पशुधन, पशुधन मतलब पशुपालन वाला, पशुपालन। मध्य प्रदेश में पशुपालन के आंकड़े क्या हैं, मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए कौन कौन से सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, पशुपालन की संभावनाएं मध्य प्रदेश में क्या है ना, पशुपालन से लाभ क्या हैं, और पशुपालन कृषि का एक सर्वोत्कृष्ट अंग कैसे, क्योंकि आपको पता है पशुपालन बेसिकली एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो पशुपालन एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने में अपनी किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है, ये चीज़ भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये चीज़ भी हम इसमें पशुधन वाले पशुधन पालन या पशुपालन वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम लोग। डेयरी है ना, डेयरी, तो डेयरी उद्योग पढ़ेंगे भाई। डेयरी उद्योग क्या है ना, और डेयरी भाई पशुपालन का मेन मोटिव क्या है, पशुपालन बेसिकली दो चीज़ों के लिए हो रहा है हमारे यहाँ। या तो पशुपालन, अब देखो, अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खेती तो होने से रही, अब जब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खेती नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यही निकाला जाए कि अब पशुओं का उपयोग मालवाहक के लिए, जुताई करने के लिए पशुओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो जो पशु है हमारे यहाँ, एनिमल्स हैं, उनका जो पालन हो रहा है वो केवल दो तरीके से ही हो रहा है। या तो हमें पशुओं से मांस की प्राप्ति करनी है, या तो हमें पशुओं से, है ना, दूध निकालना है। तो दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन आजकल जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं पशुपालन के, वो दो ही हैं। एक तो दुग्ध उत्पादन, हमें मिल्क का प्रोडक्शन करना है, दूसरा हमें उनसे मांस को प्राप्त करना है ताकि उसे हम निर्यात कर सकें। इसके अलावा थर्ड हो सकता है, बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिनसे रेशम निकलता है, तो रेशम से हम लोग रेशमी कपड़ों का निर्माण करते हैं, तो वो भी एक हो सकता है। पर प्राइमरी दो ही कॉज हैं इसके, ठीक है। इसके बाद चलते आगे, मत्स्य पालन है ना। तो मत्स्य पालन क्या है, मत्स्य पालन का एमपी की जीडीपी में योगदान, मत्स्य पालन के लाभ क्या हैं, मत्स्य पालन की समस्याएं क्या हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, मत्स्य पालन वाले टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं यूनिट 3 में आगे, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास। औद्योगिक, ठीक है भाई। इसमें सीधे सीधे मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा कर रहा है, बोल रहे मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को बताओ। तो बताएंगे भाई मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र क्या है, उसके डायमेंशन बताएंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, है ना, एमपी की ग्रोथ में क्या योगदान है ना, गवर्नमेंट इस तरफ, गवर्नमेंट के प्रयास क्या है इस तरफ, है ना, और आपके सुझाव क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट को, है ना। औद्योगिक नीतियाँ भी पढ़ दो कि भाई कौन कौन सी नीतियाँ आई, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को खोला गया है। तो एमपी का औद्योगिक क्षेत्र अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी राज्य में यूनिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंडस्ट्री लगना बड़ा अपने आप में कह सकते हैं बहुत, अगर आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई कंपनी, कोई प्रोडक्शन यूनिट क्यों ही आपके राज्य में आएगी, क्योंकि भाई अल्टीमेट किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपके यहाँ लैंड एक्वाइजेशन की प्रोसेस बहुत आसान हो, आपके यहाँ वाटर हो पर्याप्त मात्रा में, आपके यहाँ रॉ मटेरियल्स मिल रहा हो, आपके यहाँ मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध हो, आपके यहाँ चीप लेबर मिल रही हो, सस्ता श्रम मिल रहा हो। यदि ये सारी चीज़ें आपके राज्य में उपलब्ध हैं और एमपी के गवर्नमेंट और किसी भी राज्य गवर्नमेंट के वहाँ पे उद्योग लगाने के लिए जो नियम है वो काफ़ी शिथिल हैं, तो जाहिर सी बात है उस राज्य में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उस राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगेंगी, इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी। कुल मिलाकर के कह सकते हैं उस राज्य की जो इंडस्ट्री है
वो अमूमन ग्रो करेगी। तो याद रखना, यदि किसी राज्य का औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करना है तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना ही होगा, हमें वहाँ का अधोसंरचना बनाना ही होगा। तो अधोसंरचना का विकास करेंगे। अधोसंरचना विकास में देखो आता क्या है, एक तो भौतिक आता है इसमें अधोसंरचना, क्या भौतिक अधोसंरचना, और एक आएगा सामाजिक अधोसंरचना, सामाजिक अवसंरचना। तो भौतिक अवसंरचना में क्या रहेगा, वहाँ का भूमि अधिग्रहण, बिजली, लाइसेंसिंग प्रोसेस, कानून, ठीक है, ये भूमि अधिग्रहण, बिजली, लाइसेंसिंग, विपणन, कच्चा माल। इसमें सामाजिक अवसंरचना में क्या आएगा, बिजली के बाद यहाँ पर सड़क भी डाल सकते हैं, बिजली, सड़क, परिवहन, लाइसेंस, भूमि अधिग्रहण, कानून, विपणन, कच्चा माल। सामाजिक अवसंरचना में आपका शिक्षा, वहाँ पर शिक्षा कैसा है, हेल्थ, वहाँ का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, वहाँ का इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस, तो वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सामाजिक अवसंरचना में आती हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग एमपी में अधोसंरचना, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास क्या, अधोसंरचना होती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन से प्रयास कर रहे हैं, चुनौतियाँ कहाँ सामने आ रही हैं, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें अधोसंरचना के विकास वाले टॉपिक में। इसके बाद आता है एमएसएमई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी था ये एमएसएमई। तो एमएसएमई इंडस्ट्री देखेंगे, ठीक है, एमएसएमई। इसके अलावा पारंपरिक, हमारे यहाँ जो पारंपरिक उद्योग हैं, पारंपरिक उद्योग में हमारे वही लघु और कुटीर उद्योग है ना, उनको देखेंगे हम लोग। इसके अलावा ये आ गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देखो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखोगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपको आएगा ग्रामीण उद्योग, शहरी उद्योग। अब देखो ओडीओपी देखो ग्रामीण उद्योग में आ गया उधर जो हम बताया था। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें लिखा नहीं है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें लिखा हुआ बेसिकली ये है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास है क्या। तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे पहले तो ग्रामीण उद्योग हम देखेंगे, इसके बाद ग्रामीण उद्योग के बाद शहरी विकास देखेंगे। क्या देखेंगे, शहरी विकास के आखिर, अरे शहरी विकास ने यहाँ पे एक शब्द लिख दो, नगरीकरण, लिखना भूल गए हैं एमपीपीएससी वाले, लोड रहता है उनको, पता ही आपको, सस्ता वाला फूंकते ही हैं, है ना, तो लोड रहता ना लिख पाए होंगे। पर जो शहरी विकास है, शहरी विकास का मतलब नगरीकरण से ही है, नगरों का, भाई शहर का विकास मतलब नगर का विकास, नगर का विकास मतलब नगरीकरण। तो भैया वहाँ पे वो ग्रामीण उद्योग लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रामीण, या फिर कह सकते हैं ग्रामीण उद्योग। अब ग्रामीण उद्योग लगेंगे तो क्या का विकास हुआ, ग्राम का विकास होगा, सो बोलते ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है, ग्रामीण विकास के कौन कौन से चरण हैं, ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, ग्रामीण विकास की संभावनाएं क्या हैं, ग्रामीण विकास होने से मेन रूप से लाभ क्या होगा, है ना। उसी प्रकार से नगरीकरण है, नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के लिए या शहरी विकास के लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, नगरीकरण या नगर के विकास के लिए किए गए प्रयास से इंडस्ट्री को क्या लाभ होगा या इकोनॉमी को क्या लाभ होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नगरीकरण में पढ़ेंगे कुल मिलाकर के। इसके बाद चलते हैं आगे। तो याद रखना वो ग्रामीण विकास और नगरीकरण विकास या शहर का विकास एक ही बात है, मतलब अलग अलग, मतलब ग्रामीण का विकास कैसे होगा, शहरों का विकास कैसे होगा, इसकी अवधारणा, ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या होगी, नगर के विकास की अवधारणा क्या होती है, सरकार द्वारा यहाँ पे क्या प्रयास किए गए हैं, नगरों के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगला, जनजातीय अर्थव्यवस्था। जनजाति शब्द आ गया, जनजातीय अर्थव्यवस्था। जनजातीय अर्थव्यवस्था क्या है भाई, जनजाति अपने जीवन यापन के लिए जिस सोर्स पर डिपेंड है वही तो जनजातीय अर्थव्यवस्था है। जनजाति कॉमन अवधारणा यही है कि जनजाति जंगल में रहती है ना, और जंगल में रहती है तो वन उत्पाद पर उनका एकाधिकार है ना। तो वो बोल रखा है जनजातीय अर्थव्यवस्था, लेकिन जनजातीय अर्थव्यवस्था के नाम पे उनको पढ़ना क्या है, जनजाति, कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो खेती कर रही हैं भाई, कुछ जनजाति ऐसी पढ़ रही हैं जो कृषि पढ़ रही है। तो जनजाति की कृषि पद्धति क्या होगी वो पढ़ेंगे, जनजातियों की कृषि पद्धति क्या है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जनजाति कृषि कर रहे हैं, इसके अलावा उनके वनोपज क्या है, बहुत सारी जनजातियां हैं जो वनोपज पर निर्भर हैं। वनोपज मतलब वन से निकलने वाले उत्पाद, जैसे आप क्या देखोगे, जैसे आपका गोंद, लाख, हर्रा, बहेड़ा, तेंदुआ, तेंदुआ बोल दिया, तेंदू है भाई, तेंदू है ना, तेंदू पत्ता, इसके अलावा आंवला,
चिरौंजी, ये सब क्या हैं? इट इज़ अ बेसिकली वनोत्पाद या वनोपज। तो वही वनोपज पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से जनजाति, कौन कौन से वनोपज, वनोपज का जनजातीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है ना। जनजातियों को आखिर वनों के उपज को निकालने के लिए या वनोपज संग्रहण में जनजाति को समस्या कौन आ रही है, वन के कानून किस प्रकार से जो जनजातीय समुदाय है उसकी लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहे हैं। कि भाई वन के नियम अलग हैं, जब फॉरेस्ट की भूमि, आदिवासी रहते हैं फॉरेस्ट में, अब फॉरेस्ट बहुत सारे अड़ंगे लगाता है भाई, जो वनोपज का संग्रहण करते हैं वो लोग तो बहुत सारे अड़ंगे लगाता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो समस्याएं भी देखेंगे, मतलब वनोपज उत्पादित करने में जनजातीय वर्ग को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग उसमें देखेंगे। तो याद रखना, कृषि पद्धति देखेंगे, यानी कि वनोपज देखेंगे, हस्तशिल्प। हाँ ये देखो, ये प्री का ही मटेरियल हो गया बेटा, क्योंकि प्री में देखो हस्तशिल्प, जितने भी जनजातीय हस्तशिल्प है ना, शिल्पकारिता, जैसे भरेवा शिल्प कला है ना, और इसके अलावा देखो आप भील की पिथौरा है ना, गौड़ जनजातियों की नौहडोरा है ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे जितने भी जनजातीय समुदाय सबकी अपनी अपनी हस्तशिल्प कला भी है, हस्तचित्रकला भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, जनजातियों के हस्तशिल्प कला वाले टॉपिक में देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। एमपीपीएससी तो सोचता नहीं, एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ ले गौड़ जनजातीय संबंधित हस्तशिल्प कलाओं का वर्णन कीजिए, 7 नंबर में दे दिया उसने, 3 नंबर में नहीं देगा, 7 या 10 में देगा वो, 3 नंबर में तो डायरेक्ट। अब आजकल उसने ट्रेंड बना लिया ना कि एक लाइन, 1 लाइनर, जैसे अपन लोग 5वीं 7वीं में पढ़ते थे समाज विज्ञान में, 1 लाइन में उत्तर, तो वो 1 लाइन में उत्तर मांग रहा, कोई डेट पूछ लेगा, कोई फैक्ट पूछ लेगा, कोई सन पूछ लेगा, किसी क्रांतिकारी का नाम पूछ लेगा, कोई पर्व पूछ लेगा है ना, या फिर इकोनॉमी में कोई योजना पूछ लेगा, सीधे 2 नंबर में। तो 3 का तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया, 2 नंबर। तो 2 नंबर में तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाले हैं, आता है। सो अगर आपसे कोई चीज़ बनती है तो 2 में 2 मिलेंगे, नहीं तो 0 मिलेंगे उसमें, है ना। तो वो तो भाई बहुत फैक्ट बहुत तगड़े होने चाहिए उसके लिए। तो हस्तशिल्प हो गया ये। अब आ गया हाट बाजार, जनजातीय हाट बाजार पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा पर्यटन, मध्य प्रदेश में पर्यटन, एमपी में पर्यटन, ये तो पुराना भी टॉपिक था। एमपी में पर्यटन, पर्यटन की संभावनाएं, चुनौतियां, पर्यटन में चुनौतियां कौन सी हैं, पर्यटन में अधोसंरचना, पर्यटन के क्षेत्र में बजट, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पर्यटन वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो पर्यटन मतलब एमपी में पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल वर्गीकरण करेंगे भाई, ऐतिहासिक पर्यटन क्या है, प्राकृतिक पर्यटन क्या है, धार्मिक पर्यटन क्या है, उसी प्रकार से सारे पर्यटक स्थलों को पढ़ेंगे। फिर एमपी में पर्यटन की नीतियाँ क्या रही हैं, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लाई है, संभावनाएँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, अधोसंरचना क्या है, सरकार किस प्रकार से बजट एलोकेट कर रही है ना, और टूरिज्म डिपार्टमेंट किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन वाले टॉपिक में। क्लियर, ये प्री मैथ्स दोनों का टॉपिक है एक्चुअल में। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद व्यापार, ठीक है। तो एमपी में व्यापार का डेटा, व्यापार की नीतियाँ, सरकार के प्रयास है ना। और हमारे यहाँ आईटी पार्क, इसमें आईटी पार्क की थोड़ा सा इसमें चल नहीं रहा है, थोड़ा समस्या है, ठीक है। तो व्यापार में आपको याद रखना बेटा, जैसे अपना व्यापार पढ़ा तो उसमें एमपी में व्यापार पढ़ेंगे, है ना, नीतियाँ पढ़ेंगे, सरकार के प्रयास पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो व्यापार, अब आप इसमें आप देखो, इसके अलावा आप देख लोगे कि मध्य प्रदेश में आईटी पार्क जो खोले गए हैं, आईटी पार्क की व्यापार में क्या भूमिका है। इसके अलावा हमारे यहाँ और बहुत सारे जगह पे आईटी पार्क प्रस्तावित भी हैं, तो आखिर ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इन सब को यदि हम देखें, ठीक है, यदि हम इन सबको देखें तो भी आपको याद आएगा कि एमपी में आईटी पार्क वगैरह, तो ये सब व्यापार का ही पार्ट है बेटा, ठीक है। निवेश, हाँ ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि भाई किसी भी देश, किसी भी राज्य को विकसित करने के लिए इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। जैसे हम लोग एक इंदौर में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ था, हाल फिलहाल में मोहन यादव जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में एक निवेश का कॉन्क्लेव आयोजित किया था हाल फिलहाल के दिनों, 2 महीने पहले। अभी 2-3-4 दिन पहले रिसेंटली न्यूज़ आई है कि दिल्ली में मोहन यादव जी ने एक निवेश के लिए कॉन्क्लेव आयोजित किया था दिल्ली में। तो बहुत सारे व्यापारियों से मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उद्योगपतियों से सबसे अनुरोध किया कि भाई आए एमपी में पैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो देखेंगे मध्य प्रदेश निवेश की स्थिति क्या है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश समाज का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, तो उसमें निवेश की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी परियोजना आपको लगानी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हो,
या आईटी सेक्टर की हो, कोई भी बहुत बड़ी परियोजना कार्यान्वित करनी है, उसके लिए पहले चाहिए पूंजी, कैपिटा चाहिए। वो कैपिटा दो थ्रू से आ सकता है, या तो आप खुद इतने धनवान हो कि अपना पैसा खुद लगा सकें, या फिर दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे कि भैया आप आएँ हमारे राज्य में निवेश करें। तो याद रखना, निवेश ये बहुत बड़ा साइन है। किसका साइन है? निवेश बहुत बड़ा साइन है जो किसी भी राज्य की, किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करता है, या इकोनॉमी को एक उच्च दर्जे तक पहुंचाने का काम करता है। तो मुझे आशा है कि आज हमने एक तो पहले कर ली थी, 2 और 3 यूनिट आज डिस्कस कर ली हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। और सिंपल है, इसको अपन ने यूनिट के माध्यम से तोड़ दिया बेटा, अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो से बहुत सारा है। मैं बता रहा हूँ, जो इकोनॉमी का सिलेबस अब डिज़ाइन करा है उसमें करंट का वेटेज बहुत कर दिया उसने। करंट के अलावा आप देखोगे, सिलेबस को रीड करोगे तो आपको योजनाओं के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। हर सेक्टर, अगर कोई भी सेक्टर पूछ रहा है तो सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार की क्या योजनाएं हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, एमपी के इकोनॉमीज़ में डेटा, फैक्ट्स और इसके अलावा सरकार के प्रयास, सरकार की योजनाएं उस सेक्टर में दी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 का सिलेबस हो गया है। इसके बाद 4, 5 और बचा है। अगला सेशन रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, उसमें 4, 5 को डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद यूनिट फर्स्ट से लेकर के अपन लोग सिलेबस पढ़ना चालू कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की जो अपन सेशन है, आज को यहीं पे सेशन को अब विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।